तपती दोपहर की धूप ने जैसे पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी और गर्मी इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद वह हमेशा की तरह समय पर अपने दफ्तर पहुंची। सर से पांव तक अबाया और नकाब में ढकी हुई वह लड़की अपनी पहचान को दुनिया की नज़रों से छुपाए रखती थी। शहर की एक बड़ी कंपनी में वह डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम करती थी। उसका स्वभाव बेहद शांत और संकोची था। वह ज़्यादा बातचीत करने से बचती और बस अपने काम में लगी रहती थी। देखने में वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसने कभी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं किया। शायद यही वजह थी कि वह हमेशा खुद को लोगों की नज़रों से छुपाकर रखती थी, इसलिए ऑफिस में किसी ने आज तक उसका असली चेहरा नहीं देखा था। नकाब के पीछे से बस उसकी चमकदार सुनहरी आंखें दिखाई देती थी, जो किसी को भी एक पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर देती थी। उस दिन भी वह सुबह से ही अपने काम में इतनी डूबी हुई थी कि उसे सर उठाकर इधर उधर देखने का मौका नहीं मिला। काम आज कुछ ज़्यादा था, इसलिए वक्त का उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं रहा। धीरे धीरे शाम ढल गई। ऑफिस के लोग एक एक करके जा चुके थे, एयर कंडीशन बंद हो चुके थे और पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा उतरने लगा था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो चुकी है। वह जल्दी जल्दी फाइलें समेटने लगी, बैग उठाया और तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह लिफ्ट के सामने पहुंची, उसके कदम अचानक रुक गए, क्योंकि सामने उसके बॉस जुबेर मलिक खड़े थे। जुबेर मलिक एक गंभीर और कम बोलने वाले इंसान थे, जो ज़्यादातर समय अपने काम और फाइलों में डूबे रहते थे। शायद वह भी उस दिन देर तक काम में व्यस्त रहे थे। दोनों बिना कुछ बोले लिफ्ट के अंदर चले गए और दरवाजा बंद हो गया। वो हमेशा कोशिश करती थी कि जुबेर मलिक से ज़्यादा आमना सामना ना हो। ज़रूरत पड़ने पर ही उनके कैबिन में जाती, वरना अपना सारा काम समय पर पूरा करके उनके टेबल पर रख देती थी। ना जाने क्यों उसे जुबेर मलिक के सामने एक अजीब सा डर महसूस होता था, जैसे उनकी निगाहें हमेशा उसे परख रही हों। हालांकि आज तक उन्होंने उससे कभी बेवजह बात करने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी उसके साथ अकेले लिफ्ट में होना उसे बेचैन कर रहा था। लिफ्ट के अंदर हल्की ठंडक और सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी, लेकिन फिर भी उसके माथे पर पसीना झलक आया था। वजह सिर्फ एक थी, जुबेर का बेहद करीब खड़ा होना। जुबेर अपने मोबाइल में व्यस्त थे और वह मन ही मन यही दुआ कर रही थी कि जल्दी से लिफ्ट नीचे पहुंचे और वह बाहर निकल जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिफ्ट कुछ ही पल चली कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ रुक गई और उसी के साथ एयर कंडीशन भी बंद हो गया। अचानक बड़ी गर्मी और घुटन से उसने दीवार का सहारा ले लिया। नकाब के अंदर उसकी सांसें तेज होने लगी और घबराहट बढ़ती चली गई। बंद लिफ्ट, दम घोटू माहौल और ऊपर से जुबेर मलिक का उसके साथ होना, इन सब ने उसे अंदर से डरा दिया था। उसने घबराई हुई आवाज़ से जुबेर की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भी चिंता की हल्की लकीरें उभर आई थी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। तभी अचानक उसे चक्कर आने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। इससे पहले कि वह गिरती, जुबेर ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, सांसें तेज और टूटी फूटी हो गई थी। जुबेर ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, लेकिन लिफ्ट के अंदर कोई सिग्नल नहीं था। सुनिए, खुद को संभालिए, प्लीज़ हिम्मत रखिए। वो उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि लड़की का शरीर धीरे धीरे बिल्कुल ढीला पड़ रहा है। वह पल बेहद डरावना था, जब किसी की सांसें हाथों में महसूस होती हैं और इंसान समझ नहीं पाता कि क्या करे। बिना देर किए जुबेर ने उसके चेहरे से थोड़ा सा नकाब हटाया और उसकी सांसें वापस आने के लिए अपने होंठ उसके होठों से लगा दिए, ताकि उसकी रुकती हुई सांसें फिर से चल सके। वह पल मजबूरी और पवित्रता के बीच ठहरा हुआ था, लेकिन लड़की तब तक बेहोश हो चुकी थी। जुबेर ने उसे अपनी बाहों में सहारा दिया और उसके ठंडे पड़ते शरीर को अपने करीब रखकर गर्माहट देने की कोशिश करता रहा। पूरी रात वह उसी तरह लिफ्ट के फर्श पर बैठा रहा, उसे थामे हुए, जैसे उसकी हिफाजत कर रहा हो। लिफ्ट में लगे कैमरे ने इस पूरी घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया था। सुरक्षा कर्मियों को लगा
कि सभी कर्मचारी जा चुके हैं, इसलिए वे दूसरी लिफ्ट से नीचे चले गए और किसी को भी अंदाजा नहीं हुआ कि उस सुनसान इमारत में 2 लोग बंद हैं। सुबह जब टेक्नीशियन ने आकर लिफ्ट दोबारा चालू की तो दरवाजा खुलते ही सामने खड़े लोगों की भीड़ यह दृश्य देखकर हैरान रह गई। लिफ्ट के फर्श पर वह लड़की अर्ध बेहोश पड़ी थी और जुबेर उसके पास झुका हुआ था, जैसे पूरी रात उसकी देखभाल करता रहा हो। जब लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने पहले पलकें झपकाई, फिर हाथ अपने चेहरे तक ले गई और अचानक उसे बेहोश होने से पहले की रात का दृश्य याद आ गया। वह गर्म एहसास जो उसने अपने होठों पर महसूस किया था, वह महकती सांसें जो उसकी टूटती सांसों में घुल रही थी, ये याद आते ही उसके होंठ जलने लगे। चेहरा गुस्से और सदमे से लाल हो गया और वह अचानक उठकर बोली, आपने मुझे बेपर्दा किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? जुबेर ने अभी अपनी सफाई देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि उस लड़की ने अचानक उठकर सबके सामने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक पल के लिए पूरा स्टाफ सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। वह लड़की बिना एक शब्द बोले जल्दी से अपना नकाब ठीक करती हुई वहां से निकल गई और जुबेर बस थम खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। जुबेर मलिक की आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसने तो बस इंसानियत के नाते उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, मगर वह सबके सामने ऐसे पेश आई जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। स्टाफ की नजरों को नजरअंदाज करता हुआ वह तेज कदमों से वहां से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ महक खान भी ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। उसने अपना नकाब ठीक किया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और बेबसी की नमी साफ दिखाई दे रही थी। जिस पर्दे और हिजाब के लिए वह अपने परिवार तक से अलग हो गई थी, आज उसी पर्दे को किसी ने सबके सामने हटा दिया था। कम से कम उसे यही महसूस हो रहा था। उसकी सोच उस दिशा में जा ही नहीं रही थी कि जुबेर ने उसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। उसके दिमाग में तो बस यही बात घूम रही थी कि जुबेर मलिक ने उसकी बेहोशी का फायदा उठाकर उसे छुआ था। हॉस्टल पहुंचते ही वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती हुई अपने छोटे से सिंगल रूम में दाखिल हुई। दरवाजा अंदर से बंद किया, बैग और फाइलें टेबल पर पटक दी और खुद भी बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके गाल भीग चुके थे। उसी हालत में उसकी नजरों के सामने पिछले कई सालों की यादें घूमने लगी। उसकी जिंदगी का वह सफर जो उसने 20 साल की उम्र में अब तक तय किया था। उसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी 4 साल की कुर्बानियों पर एक ही पल में पानी फेर दिया हो। महक खान शहर की मशहूर अभिनेत्री और मॉडल फातिमा खान की बेटी थी और उसके पिता भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर थे। उनके घर में दौलत, शोहरत और चमक दमक की कोई कमी नहीं थी। उनके बच्चे भी उसी खुले माहौल में पले बड़े थे। महक की 2 बड़ी बहनें और एक भाई था जो अपने माता पिता की तरह ही ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए थे। कोई मॉडलिंग करता तो कोई शोबिश में काम करता था। महक उन सब में सबसे छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसे इस चमक दमक वाली जिंदगी से अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। वह अपने माँ बाप और भाई बहनों को दिखावे की दुनिया में जीते देखती तो उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर जाती। वह आज़ादी से सांस लेना चाहती थी, मगर ऐसी आज़ादी नहीं जिसमें इंसान खुद को दूसरों की नज़रों और चाहतों का खिलौना बना दे। उसने अपने घर में हमेशा नए नए लोगों का आना जाना देखा था। कोई उसकी माँ से मिलने आता, कोई उसके पिता से, कोई उसकी बहनों से और कोई उसके भाई से। उन सबकी नज़रों में उसे सिर्फ मतलब और हवस नजर आती थी, लेकिन उसके परिवार के लिए ये सब सामान्य था। उनकी नज़र में यही आधुनिक जिंदगी थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी। उसकी दोनों बहनें अपने बॉयफ्रेंड ऐसे बदलती थी जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, और कई बार तो वे अलग अलग लड़कों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रह चुकी थी। जब महक थोड़ी समझदार हुई तो उसे ये सब बातें साफ साफ समझ आने लगी और धीरे धीरे उसे अपने ही घर के माहौल से नफरत होने लगी। स्कूल पूरा होने के बाद जब उसने कॉलेज में दाखिला लिया तो वहां उसकी मुलाकात अपनी क्लासमेट जारा से हुई। जारा सर से पांव तक काले अबाया में ढकी रहती थी। उसका लहजा बेहद संधा हुआ था और उसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि जो भी उससे बात करता उसकी सादगी से प्रभावित हो जाता।
महक को जारा के अंदर एक अलग ही कशिश महसूस होती थी। वह अक्सर उसे देखती और सोचती कि इतनी सख्त गर्मी में भी हिजाब ओढ़कर आने वाली ये लड़की अल्लाह की नज़र में कितनी खास होगी। एक दिन बारिश की वजह से कॉलेज में बहुत कम विद्यार्थी आए थे और उनका लगभग पूरा दिन खाली ही बीत गया। जब बारिश थमी तो महक और जारा कॉलेज के मैदान में टहलने लगी। तभी अचानक महक ने वह सवाल पूछ लिया जो कई दिनों से उसके मन में घूम रहा था। जारा, आप इतनी गर्मी में इतना सख्त पर्दा करती हो, क्या अल्लाह तुम्हें इसके बदले कोई खास इनाम देंगे? महक ने यह सवाल मासूमियत से पूछा था क्योंकि उसे दीन की तालीम का ज़्यादा ज्ञान नहीं था और पर्दे की अहमियत भी वह ठीक से नहीं समझती थी। उसके सवाल पर जारा की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो महक, इस पर्दे की वजह से मेरा अल्लाह मुझे एक ऐसी नेमत देगा जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। जारा के लहजे में गहराई थी और उसकी आवाज़ खुशी से हल्की सी कांप रही थी। महक हैरानी से उसे देखने लगी। जारा ने गहरी सांस ली और फिर धीमे लेकिन भावुक अंदाज में कहा, हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाएंगे कि मेरी उन बंदियों को तलाश करो जिन्होंने दुनिया में सिर्फ मेरी रजा के लिए अपने चेहरों को छुपाया था। वे हसीन थी, खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे खौफ और मेरी मोहब्बत में अपने हुस्न को छुपाए रखा, गंदी नज़रों को अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया। आज मैं खुद उनके चेहरों से पर्दा हटाऊंगा ताकि वे मेरा दीदार कर सके। जारा ये कहते कहते भावुक हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। महक हैरत से आंखें फैलाए जारा को देख रही थी, जिसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। जारा ने महक की ओर गहरी नज़रों से देखा, फिर ठहरे हुए लहजे में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि जिस औरत ने इस दुनिया में अपना चेहरा सिर्फ इसीलिए छुपाया कि उसका अल्लाह उससे नाराज ना हो जाए, उसने लोगों के ताने सहे, दुनिया के फैशन और दिखावे को ठुकरा दिया, गर्मी, तकलीफ और आलोचनाओं को सहते हुए भी अपने पर्दे की हिफाजत की। क़यामत के दिन वही औरत सबसे बड़ी नेमत पाएगी। वह पल कितना अजीम होगा जब रब्बुल इज़्ज़म खुद उसके चेहरे से पर्दा हटाकर फरमाएगा, ए मेरी बंदी, तूने दुनिया में मेरे खातिर खुद को छुपा कर रखा था, आज तेरा अल्लाह तुझसे छिपेगा नहीं। ये कहते कहते जारा की आवाज भर्रा गई और वह हिचकियों के साथ रोने लगी। उसने भीगी आंखों से महक को देखा और बोली, क्या ये इनाम कम है महक? यह इनाम ना तो दौलतमंदों को मिलेगा और ना ही सिर्फ दिखावे की इबादत करने वालों को, बल्कि उन औरतों को मिलेगा जिनके दिल में सच्ची हया है, जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में पर्दा करती हैं, जिनके पर्दे में उनके अल्लाह की मोहब्बत छिपी होती है। जारा की बातों ने महक के दिल को गहराई से हिला दिया। उसका दिल कांप उठा और उसने भावुक होकर जारा को अपने सीने से लगा लिया। वक्त गुजरता गया और महक दिन ब दिन पर्दे की अहमियत को गहराई से समझने लगी। जब भी वह इस बारे में पढ़ने या रिसर्च करने बैठती, वही बेपर्दगी के अंजाम के जिक्र से उसका दिल कांप उठता, तो कहीं उन औरतों की कहानियां पढ़कर उसकी आंखें भर आती जिन्होंने बेपर्दगी से पर्दे तक का सफर तय किया था। धीरे धीरे उसका दिल पूरी तरह बदलने लगा। कॉलेज का दूसरा साल खत्म होने के करीब था और जारा से उसकी दोस्ती को 1 साल से ज्यादा समय गुजर चुका था। महक की दिलचस्पी देखकर जारा ने उसे कई किताबें लाकर दी ताकि उसका इरादा और मजबूत हो सके। पिछले 6 महीनों से महक नमाज की पाबंदी के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ने लगी थी। वह रातों को रो रो कर अल्लाह से हिदायत और हिम्मत मांगती रहती थी और आखिरकार उसने पर्दा करने का पक्का फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि अब वह अपने दीन के रास्ते पर चलेगी। धीरे धीरे उसने अपने माँ और पिता के फंक्शनों में जाना बंद कर दिया। कुछ महीनों तक वह खुद को नजर-ए-बद और गैर महरम मर्दों की निगाहों से बचाकर रखने में कामयाब रही और उसे ये एहसास हुआ कि पर्दा करना इतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं। अब तक उसके परिवार को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जब वह कॉलेज जाती तो घर में अक्सर कोई मौजूद नहीं होता था क्योंकि उसकी माँ, पिता, भाई और बहनें शूटिंग या काम के सिलसिले में अक्सर रातें घर से बाहर ही गुजारते थे।
इसी बीच उसके फाइनल एग्जाम का समय आ गया और कॉलेज से छुट्टी दे दी गई। उस दिन नाश्ते की मेज पर सामान्य से अलग माहौल था, क्योंकि परिवार के लगभग सभी लोग वहां मौजूद थे। महक की मां ने उसे गौर से देखा। वह बाकी सबके मुकाबले बेहद सादगी में बैठी थी। सफेद सलवार कमीज, सर पर सलीके से ओढ़ा हुआ दुपट्टा, चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं और आंखों में एक अजीब सी खामोशी। फातिमा खान ने उसे देखते ही नाराजगी से कहा, महक, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। ना कोई मेकअप, ना ब्लश, ना लिपस्टिक, और ऊपर से ये सफेद सूट पहनकर सर पर ऐसा दुपट्टा ओढ़ रखा है जैसे किसी मैयत के घर जाने आई हो। उनके लहजे में साफ नाराजगी थी। उनके लिए ऐसा सादा रूप सिर्फ तब होता था जब किसी के यहाँ मातम पर जाना हो, और उस मौके के लिए भी उन्होंने अलग से ब्यूटिशियन और ड्रेस डिजाइनर रखे हुए थे जो हालत के मुताबिक उनका मेकअप और कपड़े तय करते थे। माँ की बात सुनकर महक चौंक कर सीधी बैठ गई। उसने धीमे लेकिन साफ लहजे में जवाब दिया, मम्मा, जरूरी तो नहीं कि सादगी सिर्फ मैयत के घर में ही हो। सादगी तो अल्लाह को पसंद है, और वैसे भी हर वक्त मेकअप करने से मेरी स्किन खराब हो जाती है। ये बात आप भी जानती हैं। महक के इस सीधे जवाब से सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और फातिमा खान के माथे की लकीरें और गहरी हो गई। उन्होंने सख्ती से कहा, ऐसा गेटअप हम सिर्फ मैयत वाले घर में करते हैं और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारी स्किन खराब हो रही है तो उसका इलाज करवाओ, जितने पैसे चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन दोबारा मैं तुम्हें इस हालत में घर में नहीं देखना चाहती। अगर मेरी कोई फ्रेंड अचानक आ गई और तुम्हें ऐसे देख लिया तो वह यही समझेगी कि हम तुम्हें ढंग से पहनने ओढ़ने के लिए पैसे नहीं देते। माँ की बातें सुनकर महक की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक नज़र अपने परिवार पर डाली। उसकी माँ और बहनें खुले बदन और फैशनेबल कपड़ों में बैठी थी। किसी की शर्ट हाफ स्लीव थी तो किसी का गला बेहद गहरा था। टाइट जीन्स और महंगे कपड़ों में वे बेहद बेफिक्री से बैठी थी। उनके जिस्म का हर हिस्सा साफ नजर आ रहा था। कभी महक भी इसी तरह कपड़े पहनती थी, लेकिन जैसे जैसे उसे समझ आई, अब ऐसे कपड़े देखकर ही उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसके पिता को उसकी आंखों में आंसू दिखे तो उन्होंने अपनी पत्नी को रोकते हुए कहा, फातिमा, बच्ची को आराम से नाश्ता तो करने दो। इतने दिनों बाद सब साथ बैठे हैं, खामोशी से नाश्ता कर लो। फातिमा खान ने अपनी बेटी पर एक सख्त नजर डाली और चुप हो गई। लेकिन महक के लिए अब एक निवाला भी निगलना मुश्किल हो गया था। वह धीरे से कुर्सी पीछे सरकाकर उठी और बिना कुछ बोले सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज आई, रात को एक फैमिली गैदरिंग है और तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, और तब तक अपना हुलिया भी ठीक कर लेना। सीढ़ियां चढ़ते हुए महक का पूरा शरीर कांप गया। वह सोचने लगी कि अब वह अपने पर्दे की हिफाजत कैसे करेगी। उधर शाहबाज खान ने अपनी पत्नी की ओर नाराज नजर से देखा और बोले, तुम भी हद करती हो फातिमा, ये सब तुम बाद में भी समझा सकती थी। बच्ची को ढंग से नाश्ता भी नहीं करने दिया। फातिमा ने हल्का सा मुंह बनाया, लेकिन इस बार वह खामोश ही रही। महक के हाथ पांव ये सोच सोचकर कांप रहे थे कि अब वह क्या करे। माँ के साथ उस पार्टी में जाना मतलब था खुद को पूरी तरह उनके मुताबिक ढाल लेना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, चेहरे पर भारी मेकअप करना, और ये सब वह किसी भी हालत में नहीं करना चाहती थी। वह अपनी दोस्त जारा को बार बार फोन कर चुकी थी और हर बार उससे यही पूछती कि अब उसे क्या करना चाहिए। जारा हर बार उसे सब्र से समझाती कि बेहतर यही है कि वह उस फैमिली गैदरिंग में जाए, लेकिन अबाया और नकाब पहनकर जाए, ताकि एक ही बार में उसकी फैमिली को सब सच पता चल जाए। जो तूफान आना होगा वह एक ही बार में आ जाएगा। शाम के 7 बज चुके थे और पार्टी 9 बजे शुरू होनी थी, मगर महक अभी भी अपने कमरे में खामोश बैठी थी। तभी अचानक उसकी माँ दरवाजा खोलकर तेज आवाज के साथ कमरे में दाखिल हुई। महक, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। चलो उठो, मेरे साथ पार्लर चलना है। महक के कांपते होठों से बहुत धीमी आवाज निकली, मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज आप लोग अकेले चले जाइए। फातिमा खान अब गुस्से से अपनी बेटी को घूर रही थी। पिछले कुछ समय से महक हर पार्टी और गैदरिंग से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बना देती थी।
और वह कई बार मान भी जाती थी, लेकिन आज जब उन्होंने उसका ये बदला हुआ रूप देखा था तो उसे छोड़कर जाने का सवाल ही नहीं था। महक, मैं अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगी। पार्टियों में सब लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं और मैं हर बार तुम्हारे बहाने बनाते बनाते थक चुकी हूँ। उठती हो या फिर मैं नौकरानियों को बुलाकर तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठवाऊं? ये सुनते ही महक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, ठीक है मम्मा, आप जाइए, मैं बस अभी ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी और घर पर ही तैयार होकर आऊंगी, आप फिक्र मत कीजिए। फातिमा खान ने उसे शक भरी नजरों से देखा और बोली, ठीक है, लेकिन अच्छे से तैयार होकर आना। जो काली साड़ी मैंने तुम्हें दिलवाई थी ना, आज वही पहनकर आना। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद महक कांपते कदमों से उठी, वजू किया और जानमाज पर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। नफल नमाज पढ़ने के बाद वह फूट फूट कर रोते हुए दुआ करने लगी और अल्लाह से सब्र और हिम्मत मांगती रही। उधर पार्टी हॉल में फातिमा खान लोगों के बीच खड़ी बार बार अपने मोबाइल में समय देख रही थी। 9 बजे शुरू होने वाला फंक्शन 10 बजे शुरू हो चुका था और अब 11 बजने को थे, मगर महक अभी तक नहीं आई थी। तभी रोशनियों में जगमगाते हॉल के दरवाजे से महक कांपते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई। उसने अबाया पहनने से परहेज किया था क्योंकि वह एक ही बार में अपनी फैमिली को बहुत बड़ा झटका नहीं देना चाहती थी। उसने लंबी काली मैक्सी पहनी हुई थी जो उसके पैरों तक ढकी हुई थी। कंधों और सीने पर अच्छी तरह चादर डाली हुई थी और चेहरे को हिजाब से ढक रखा था। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। हॉल में मौजूद लगभग सभी लोगों की नजरें उसी पर टिक गई। उस सादगी भरे लिबास में वह किसी रियासत की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। उसका पूरा जिस्म ढका हुआ था और लंबा कद तथा पैरों तक आती मैक्सी उसकी शख्सियत में एक अलग ही वकार पैदा कर रही थी। फातिमा खान कुछ पल के लिए उसे पहचान ही नहीं सकी, लेकिन जब महक पास आकर उनके साथ खड़ी औरतों को सलाम करने लगी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां मौजूद औरतें सलाम का जवाब देने की बजाय हैरानी से उसे घूरने लगी। महक ने चारों ओर नजर डाली तो लोग आपस में कानों में कुछ कह रहे थे। कोई तंज भरी हंसी हंस रहा था तो कोई उसे अजीब नजरों से देख रहा था। तभी पास खड़ी एक औरत ने फातिमा खान के बाजू को हल्का सा झटका देकर कहा, अरे फातिमा, लगता है तुम्हारी बेटी कॉलेज जाने के बहाने मौलवियों से सबक लेने लगी है। उसकी बात पर पास खड़ी औरतों की दबी दबी हंसी गूंज उठी। यह सुनकर फातिमा खान का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने तुरंत महक का बाजू पकड़कर उसे स्टेज से नीचे खींच लिया। तभी थोड़ी दूरी पर खड़े उसके पिता शहबाज खान आगे बढ़े और उन्होंने महक को पकड़कर अपने पीछे कर लिया। फातिमा ने गुस्से से उनकी ओर देखा। शहबाज खान ने सख्त लहजे में कहा, फातिमा, तुम अपनी ही बेटी का तमाशा क्यों बना रही हो? जो भी बात है घर जाकर समझा लेना, मगर सबके सामने उसे इस तरह घसीटकर उसकी तौहीन मत करो। फातिमा गुस्से से बोली, तौहीन? और जो इसकी इज्जत से हमारी तौहीन हुई है उसका क्या? तभी महक अपने पिता के पीछे से निकलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, मम्मा, मेरे इस लिबास से आपको क्या लग रहा है कि आपकी तौहीन हुई है? इस सोसाइटी के बड़े बड़े लोगों की सोच इतनी छोटी क्यों हो गई है? मैं नंगी तो नहीं आई हूँ, यहाँ जो सब इस तरह मुझे घूर रहे हैं। वह अभी और कुछ कहती कि फातिमा ने गुस्से में उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। जुबान चलाना बंद करो महक। थप्पड़ इतना तेज था कि वह लड़खड़ा गई, लेकिन गिरने से पहले ही उसके पिता ने उसे संभाल लिया। शहबाज खान गुस्से से दहाड़ उठे, फातिमा बस, अब घर चलो। इतना कहकर वह महक को संभालते हुए हॉल के बाहर की ओर बढ़ गए। मीडिया उस पूरे मंजर को कैमरे में कैद कर चुका था। चमकती फ्लैशलाइट्स और रिकॉर्ड होते दृश्यों के बीच फातिमा खान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल गई हो। उन्हें हर कैमरा, हर नजर अपनी तौहीन लग रही थी। गुस्से और शर्मिंदगी से भरी हुई वह तेज कदमों से हॉल से बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही उन्होंने जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया।
उस रात घर का माहौल बेहद तनाव भरा था। महक के पापा उसके ढाल बनकर उसके सामने खड़े रहे। कभी वह अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते तो कभी अपनी बीवी को शांत करने की। उन्होंने महक से नरमी से कहा कि वह अगर चाहे तो हिजाब कर ले, मगर चेहरा खुला रखे और ऐसे कपड़े पहने कि बहुत ज्यादा आलिमा जैसा अंदाज ना लगे। लेकिन अब तक सहते सहते महक का सब्र जवाब दे चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके इस फैसले पर उससे कई ज्यादा तौहीन की जा रही है, जितनी शायद इस घर में किसी बड़े गुनाह पर भी ना की जाती। वह एक पल के लिए अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई और ठहरे हुए मगर दर्द भरे लहजे में बोली, मम्मा, अगर मैं अपने जिस्म को गैर मर्दों की निगाहों से महफूज रख रही हूँ तो आपको ये जिल्लत लग रही है? अगर इस सोसाइटी में यही जिल्लत है तो मुझे ये जिल्लत भी कबूल है, मगर अब अपने जिस्म को लोगों के सामने पेश करके उनकी वाह वाह समेटना नहीं चाहती। इससे बेहतर है कि क़यामत के दिन मेरे अल्लाह मुझसे राजी हो। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन उसके लहजे की मजबूती कम नहीं हुई। उसने अपने पापा की ओर देखा और भराई आवाज में कहा, पापा, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जन्नत की खुशबू से भी महरूम रह जाए? कहते हैं जन्नत की खुशबू तो सैकड़ों मील दूर से महसूस होती है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी उस खुशबू से भी महरूम रह जाए? अब तक उसकी आवाज हिचकियों में बदल चुकी थी। कमरे में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फातिमा की जुबान कुछ देर के लिए बंद हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी अब भी साफ झलक रही थी। शहबाज खान ने अपनी बेटी को गौर से देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी छोटी सी बेटी कब इतनी समझदार और मजबूत बन गई, उन्हें पता ही नहीं चला। वह आगे बढ़े और उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी फातिमा खान की सख्त आवाज फिर से गूंजी, ठीक है, तुम जो करना चाहती हो करो, मगर आज के बाद मुझे इस घर में नजर मत आना। मैं लोगों के सामने और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना कहकर वह गुस्से में सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर चली गई और कुछ ही पलों में उनकी आहट भी गायब हो गई। उनके दिमाग में अब भी बस एक ही शब्द गूंज रहा था, जिल्लत। शहबाज खान ने गहरी सांस ली और अपनी बेटी के कांपते कंधों को थपथपाया। अगले ही दिन उन्होंने महक को एक अच्छे हॉस्टल में शिफ्ट करवा दिया। वे अपनी बीवी के हाथों अपनी बेटी की और बेइज्जती होते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद उसके लिए एक सुरक्षित जगह का इंतजाम किया। फातिमा खान तो अब उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहती थी, इसलिए महक ने भी दोबारा उस घर की दहलीज पार नहीं की। उसकी बहनों और भाई को भी उससे कोई खास मतलब नहीं रहा। बस उसके पापा ही थे जो कभी कभी अपनी बेहद व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर उससे मिलने आते। कभी उसे बाहर घुमा लाते, कभी उसके साथ बैठकर बातें करते, फिर उसे हॉस्टल छोड़कर लौट जाते। लेकिन कुछ समय बाद ये छोटी सी खुशी भी उससे छिन गई। एक दिन खबर मिली कि उसके पापा दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया से चले गए। उस दिन वह सच में पूरी तरह अकेली हो गई थी। वह बहुत रोई। खुद को पूरी तरह ढककर वह अपने पापा को आखिरी बार देखने गई थी। उसका दिल चाहता था कि वह अपने पिता के बेजान जिस्म से लिपटकर फूट फूट कर रोए, मगर वह ऐसा नहीं कर सकी। उसकी नज़र अपनी माँ और बहनों पर पड़ गई, जो उस मौके पर भी सजे धजे ब्रांडेड कपड़ों और मेकअप में बैठी थी। सफ़ेद कपड़े जरूर थे, मगर उसमें भी फैशन और नजाकत झलक रही थी। किसी की आंखों में आंसू नहीं थे। वह अपने पिता की मौत को तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए उसने दूर से ही एक आखिरी नज़र डाली और खामोशी से वहां से लौट आई। उस दिन के बाद उसने खुद को पूरी तरह अपने अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। वक्त बीतता गया। उसके पिता के इंतकाल ने उसे बेहद तन्हा कर दिया था, मगर उसके अल्लाह से उसका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म होने के बाद जब उसने शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, तो अपने शानदार ग्रेड्स की वजह से उसे आसानी से नौकरी मिल गई। लेकिन आज उसी कंपनी के मालिक की हरकत ने उसकी रूह तक को झकझोर दिया था। उसने जितनी मेहनत से खुद को दुनिया की गंदी नज़रों से बचाकर रखा था, आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी हिफाजत, उसकी सारी कुर्बानियां एक ही पल में टूट गई हों।
अनजाने में उसकी उंगलियां अपने होठों तक पहुंच गई और जैसे ही उसे वह स्पर्श याद आया वह फूट फूट कर रो पड़ी। जुबेर मलिक शहर का एक नामी और प्रभावशाली बिजनेसमैन था। उसके माँ बाप अमेरिका में बस चुके थे, लेकिन उसने हिंदुस्तान आकर बहुत कम समय में बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली थी। उस रात उसके कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और सिगरेट के धुएं ने पूरे माहौल को धुंधला कर रखा था। घर लौटने के बाद से ही वह खुद को कमरे में बंद किए बैठा था और एक के बाद एक सिगरेट सुलगाए जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, सबके सामने उसके गाल पर पड़ा वह थप्पड़। एक मामूली सी लड़की ने पूरे स्टाफ के सामने उसे थप्पड़ मार दिया था और ये बात उसके अहंकार को अंदर तक चुभ रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में जैसे कोई ख्याल कौंधा। वह झटके से उठा, साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। कुछ देर घंटी बजने के बाद कॉल रिसीव हुई और दूसरी तरफ से अदब भरी आवाज आई। जी सर, जुबेर ने ठंडे मगर सख्त लहजे में कहा। 15 मिनट के अंदर मुझे कल रात खराब हुई लिफ्ट की सीसीटीवी फुटेज भेजो और उसके बाकी सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दो। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। करीब 10 मिनट बाद उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने तुरंत वीडियो खोलकर चलाया। स्क्रीन पर चलती फुटेज देखते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। वह धीमे से बुदबुदाया, अब देखना महक खान, तुम्हारी जिंदगी कैसे उलट पुलट करके रखता हूं। वह अपने दिमाग में कोई चाल चलता हुआ अब पहले से ज्यादा सुकून महसूस कर रहा था। अगली सुबह महक उठी, नाश्ता किया और तैयार होने लगी। उसने रात ही फैसला कर लिया था कि आज वह नौकरी से इस्तीफा दे देगी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हर दिन उस आदमी का सामना करे जिसने उसकी नज़र में उसकी सारी इज्जत और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई हो। अबाया पहनकर और नकाब ठीक करने के बाद उसने आईने में खुद को एक नज़र देखा, गहरी सांस ली और कमरे को लॉक करके हॉस्टल से बाहर निकल गई। उधर जुबेर मलिक अपने कैबिन में आराम से कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा था। वह उसी का इंतजार कर रहा था। उसे पूरा यकीन था कि महक आज जरूर आएगी, क्योंकि बिना इस्तीफा दिए वह इस नौकरी से छुटकारा नहीं पा सकती थी। जैसे ही महक ऑफिस में दाखिल हुई, स्टाफ की नजरें उस पर टिक गई। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे, लेकिन महक बिना किसी की परवाह किए सीधे जुबेर के कैबिन की तरफ बढ़ी। दरवाजे के सामने पहुंचकर वह एक पल को रुकी, अपनी तेज चलती सांसों को संभाला और फिर दरवाजा खोलकर अंदर झांका। जुबेर कुर्सी पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था। मे आई कम इन सर? उसकी आवाज सुनते ही जुबेर ने बिना आंखें खोले ही उसे अंदर आने की इजाजत दे दी। महक अंदर आई और दरवाजा बंद करके सीधे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जुबेर ने आंखें खोलकर हल्का सा भौं उठाया और बैठने का इशारा किया, मगर महक वहीं खड़ी रही। उसने अपने गुस्से को मुश्किल से काबू में रखा और सख्त आवाज में बोली, सर, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं इस्तीफा देने आई हूँ। ये सुनकर जुबेर तंज भरी हंसी हंस पड़ा। वह धीरे से कुर्सी से उठा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके करीब आकर झुकते हुए बोला, मिस महक खान, तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि पूरे स्टाफ के सामने मुझ पर हाथ उठाने के बाद मैं तुम्हें आराम से इस्तीफा देकर यहाँ से जाने दूंगा? ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर उसके नकाब को छूना चाहा, मगर महक तुरंत एक कदम पीछे हट गई। सर, अपनी हद में रहकर बात कीजिए, और जहां तक नौकरी छोड़ने की बात है, ये मेरा हक है। मैं जब चाहूं इस्तीफा दे सकती हूं, आप मुझे इस हक से नहीं रोक सकते। उसके शब्द तेज और कटु थे। जुबेर फिर से हंस पड़ा और उसकी ओर बढ़ने लगा। महक पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। जुबेर उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया और दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर उसे घेर लिया। वह उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोला, मिस महक, कल रात लिफ्ट में जो कुछ भी हुआ था उसकी सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है और उसी के दम पर मैं तुम्हारे सारे हक तुमसे छीन सकता हूँ। ये कहते हुए उसने एक हाथ दीवार से हटाकर उसके गाल को छूने की कोशिश की। महक का खून खोल उठा। उसने उसे जोर से धक्का दिया और दूर हट गई। झूठ बोल रहे हैं आप मुझे डराने के लिए ये सब कह रहे हैं ना?
जुबेर के होठों पर शैतानी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने टेबल से मोबाइल उठाया और उसके सामने वीडियो चला दिया। वीडियो के हर गुजरते पल के साथ महक का चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि लिफ्ट में उसके बेहोश होते ही जुबेर ने उसे संभाला था और फिर उसकी सांसें लौटाने के लिए बार बार उसके होठ से अपने होठ लगाकर उसे सांस दे रहा था। ये सब देखकर महक के हाथ पांव कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने पूछा, आप क्या चाहते हैं? फिर जल्दी से बोलिए। मैं इस महीने की सैलरी भी नहीं लूंगी। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दीजिए और मुझे इस्तीफा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जुबेर ने बीच में रोक दिया। अगर दोबारा तुमने इस्तीफा शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं इस वीडियो को वायरल करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। ये सुनते ही महक को लगा जैसे उसका सर घूम रहा हो। वह टेबल का सहारा लेकर कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बेबसी से कहा, प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, मगर प्लीज इसे वायरल मत कीजिए। जुबेर उसके सामने अचानक घुटनों के बल बैठ गया और ठंडी लेकिन साफ आवाज में बोला कि वह ये वीडियो सिर्फ एक शर्त पर डिलीट करेगा। उसे उससे निगाह करना होगा। उसकी बात सुनकर महक की आंखें हैरत से फैल गई और वह गुस्से और अविश्वास से उसे घूरते हुए बोली कि क्या वह होश में है? उसने ये सोच भी कैसे लिया कि वह उससे निगाह करेगी? जुबेर मलिक उसकी बात पर जोर से हंस पड़ा। फिर बेपरवाही से खड़ा होकर बोला कि अगर वह इनकार करती है तो उसे ये वीडियो वायरल करने में जरा भी अफसोस नहीं होगा। यह कहते हुए उसकी उंगलियां तेजी से मोबाइल की स्क्रीन पर चलने लगी। ये देखकर महक के होश उड़ गए। वह घबराकर एक झटके में खड़ी हुई और लगभग रोते हुए बोली, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसने हाथ जोड़कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर जुबेर ने मोबाइल की स्क्रीन उसकी ओर घुमाकर दिखा दी। बस एक क्लिक बाकी था और उसके बाद महक की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। महक कुछ पल के लिए पत्थर की तरह जड़ हो गई। उसे यूं खामोश देखकर जुबेर ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और मोबाइल वापस अपनी ओर घुमा लिया। जैसे ही वह क्लिक करने वाला था, महक की घबराई हुई चीख कमरे में गूंज उठी, नहीं ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं आपसे निगाह करने के लिए तैयार हूँ, बस ये मत कीजिए। उसकी टूटी हुई आवाज़ सुनकर जुबेर के चेहरे पर जीत की चमकती मुस्कान उभर आई। उसने इम्तिनान से मोबाइल लॉक किया, उसे जेब में रखा और दीवार से टेक लगाकर हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हो गया। वहीं दूसरी तरफ महक उसके सामने फर्श पर बैठी सिसक सिसक कर रो रही थी। करीब 10 मिनट तक जब उसका रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था तो जुबेर की उबी हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मिस प्रीटी, अपनी इतनी खूबसूरत आंखों पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? थोड़े से आंसू अपने निगाह के वक्त के लिए भी बचा कर रखो और कुछ उस वक्त के लिए भी जब सुहाग रात में मेरी शिद्दतें सहते हुए इन्हीं आंखों से आंसू गिरेंगे और मैं उन्हें अपने होठों से चुन लूंगा। उसकी इन बेहुदा और बेशर्म बातों से महक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने घायल नजरों से उसकी तरफ देखा और उसकी शहद जैसी सुनहरी आंखें एक पल के लिए जुबेर के दिल में तीर की तरह उतर गई, मगर वह फिर भी सपाट चेहरा बनाए खड़ा रहा। महक ने अपने सामने खड़े उस घमंडी और बेरहम इंसान को देखा जिसके चेहरे पर पछतावे की एक हल्की सी झलक तक नहीं थी। उसी पल उसने दिल में ठान लिया कि वह उसके सामने खुद को और कमजोर नहीं पड़ने देगी। वह धीरे धीरे फर्श से उठी, उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त आवाज में बोली। उसने जितना उसे रुलाना था रुला लिया, लेकिन निगाह के बाद अगर उसने उसकी जिंदगी जन्नम ना बना दी तो उसका नाम भी महक खान नहीं। इतना कहकर वह तेज कदमों से कैबिन से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ जुबेर मलिक भी चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए सिर झटकता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे शाम तक निगाह की सारी तैयारियां पूरी करवानी थी। उधर महक हॉस्टल पहुंचते ही नमाज के लिए नमाज बिछा चुकी थी। वह काफी देर तक सजदे में रोती रही और आखिरकार वहीं थककर सो गई। जब मोबाइल की घंटी बजी तो उसकी आंख खुली। उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। शाम के 6 बज चुके थे।
उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि वह इतनी देर तक सोती रही। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर वह कुछ पल झिझकी, मगर फिर कॉल रिसीव कर मोबाइल कान से लगा लिया और धीमी आवाज में बोली, अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज में अभी भी नींद की खुमारी थी। फोन की दूसरी तरफ उसकी अनींदी आवाज सुनकर जुबेर के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने खास अंदाज में कहा, मिस प्रीटी, अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो उठकर फ्रेश हो जाइए। मैं गाड़ी भेज रहा हूँ जो आपको पार्लर छोड़ देगी। 1 घंटे में हमारा निकाह है। उसकी आवाज सुनते ही महक की नींद पूरी तरह उड़ गई, मगर इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, कॉल कट चुकी थी। उसने गुस्से से मोबाइल को देखा, फिर उठकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर बाहर निकली तो सचमुच गाड़ी आ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि अब विरोध करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। पार्लर में उसे दुल्हन की तरह सजाया गया और थोड़ी ही देर बाद एक सादी सी तकरीब में दोनों निगाह के बंधन में बंध गए। निगाह के दौरान जुबेर ने महक के लिए पर्दे का पूरा इंतजाम किया था ताकि किसी भी नाम हरम की नज़र उस पर ना पड़े। रस्म पूरी होने के बाद औरतें महक को जुबेर के कमरे तक छोड़कर खामोशी से वापस चली गई। कमरे में दाखिल होकर महक ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बेड पर फूलों से सजी सेज थी और फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। ये सब देखकर उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने मन ही मन सोचा कि इंतजाम तो ऐसे किए हैं जैसे आज की रात बहुत रोमांटिक होने वाली हो, मगर वह ऐसी सुहाग रात बनाएगी जिसे जुबेर जिंदगी भर याद रखेगा। कमरे की धीमी रोशनी उसे घुटन सी दे रही थी, इसलिए उसने आगे बढ़कर स्विच दबाया और सारी लाइटें जला दी। फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर उसने आईने में खुद को देखा। गहरे लाल रंग के गहरे गले वाले लिबास में सजी हुई वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने एक एक करके अपनी ज्वेलरी उतारनी शुरू की। अभी वह हाथों की चूड़ियां उतार ही रही थी कि उसी वक्त जुबेर कुछ मेहमानों को विदा करके कमरे में आया, दरवाजा लॉक किया और उसकी तरफ मुड़ा। उसने पहली बार महक को इतने खुले रूप में देखा था। उसकी नजरें पहले उसके चेहरे के नाजुक नक्शों पर ठहरी, फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन से होती हुई उसके गहरे गले तक पहुंच गई। उसकी खूबसूरती देखकर वह एक पल के लिए जैसे सांस लेना भी भूल गया, मगर उसकी आंखों में उभरते जज्बात देखकर महक ने तुरंत अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लिया और गुस्से में बोली, ये कैसा बेहुदा ड्रेस आपने मेरे लिए भेजा था। उसकी आवाज सुनकर जुबेर जैसे होश में आया। वह मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, मगर उसी पल महक एक झटके से मुड़ी और तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जुबेर ने तुरंत आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? मुझे जी भरकर देखने तो दो, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। उसकी बेसुरी सी गुनगुनाहट को नजरअंदाज करते हुए महक ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, जहन्नुम में जा रही हूँ। जुबेर ने शरारती अंदाज में वॉशरूम के दरवाजे की ओर देखा, फिर उसकी तरफ देखकर हंस पड़ा और बोला, चलो साथ चलते हैं। वैसे भी अगर तुम मुझे वॉशरूम चलने का न्योता दे रही हो तो मैं दिलो जान से तैयार हूँ, तुम्हारा कपड़े उतारने में मदद करने के लिए। उसकी ये बेहाई सुनकर महक का चेहरा शर्म और गुस्से से सुर्ख हो गया। वह पैर पटकती हुई तेजी से वॉशरूम की ओर तरफ बढ़ी और जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। बाहर से जुबेर की जोरदार हंसी की आवाज उसे साफ सुनाई दे रही थी, जबकि अंदर खड़ी महक का बस चलता तो वह गुस्से में अपना ही चेहरा नाखूनों से नोच डालती। उधर जुबेर बेड पर बैठ गया और उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा, मगर लगता था कि महक का इरादा पूरी रात वॉशरूम में ही बिताने का था। वह दिन भर की थकान से चूर था, इसलिए इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई। करीब 2 घंटे बाद महक ने धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोला और कमरे में झांककर देखा। जुबेर को गहरी नींद में सोता देखकर उसने राहत की सांस ली। इतने लंबे समय तक खड़े खड़े उसकी टांगें भी जवाब दे चुकी थी, मगर जुबेर के साथ रात बिताने के ख्याल से बेहतर उसे ये तकलीफ ही लग रही थी। वह धीरे से बाहर आई और सोफे पर बैठते ही अपनी हील उतारकर थके हुए पांव सहलाने लगी। कुछ देर आराम करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी सारी ज्वेलरी उतारी और सामने रखी टेबल पर रख दी।
बालों में लगी पिन्ने निकालते निकालते उसके हाथ थक गए थे। उसका मन कर रहा था कि सब कुछ उठाकर दीवार पर दे मारे, मगर उसने खुद को काबू में रखा। आखिरी पिन निकालकर उसने झटके से अपने लंबे बाल खोल दिए और सावधानी से सोफे पर ढह गई ताकि कोई आवाज ना हो। उसे डर था कि अगर जुबेर जाग गया तो उसके गुस्से पर काबू रखना मुश्किल हो जाएगा। कुछ देर बाद उसने अपने भारी कपड़ों की तरफ देखा और धीरे से उठकर अलमारी खोली। अंदर कई तरह के खूबसूरत कपड़े करीने से टंगे हुए थे। साफ था कि ये सारी तैयारियां पहले से की गई थी, क्योंकि उसके नाप के कई सूट वहां पहले ही रखे गए थे। उसने राहत की सांस ली और एक सूट निकाल लिया, मगर उसे सिर्फ कपड़ों की ही जरूरत नहीं थी, कुछ और चीजें भी चाहिए थी। उसने अलमारी में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर अचानक ख्याल आने पर उसने अलमारी का दूसरा पल्ला खोला और सामने रखी चीजों पर नजर पड़ते ही उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। उसने झट से अलमारी बंद कर दी और बड़बड़ाई, हाय अल्लाह, इतनी भी तमीज नहीं कि औरतों की निजी चीजें सामने ना रखी जाएं। बेशर्म इंसान, इन्हें थोड़ा साइड में भी रख सकता था। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई फिर से वॉशरूम में चली गई। दरअसल अलमारी खुलने की आवाज से जुबेर की आंख खुल चुकी थी, मगर वह सोने का नाटक करता रहा। महक के हाय अल्लाह कहने पर तो उसे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकनी पड़ी। थोड़ी देर बाद महक वॉशरूम से वापस आई, कपड़े सोफे पर फेंके और थकी हुई नजरों से कमरे को देखा। अब उसमें इतनी ताकत नहीं बची थी कि भारी कपड़े तय करके रखे। उसने एक नज़र सोते हुए जुबेर पर डाली और फिर धीरे से बेड के दूसरे कोने जाकर लेट गई। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चली गई। कुछ देर बाद जुबेर ने आंखें खोली और उसे सोता हुआ देखा। नींद में उसका चेहरा उसकी तरफ था और ढीले पड़े दुपट्टे की परवाह किए बिना वह मासूमियत से सो रही थी, जिससे जुबेर की धड़कनें तेज हो गई। वह धीरे से उठा, कमरे की लाइट बंद की और वापस बेड पर आकर उसके करीब लेट गया। फिर उसने सावधानी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके चेहरे को अपने करीब लाते हुए धीरे धीरे उसे चूमने लगा, जैसे अपनी अधूरी चाहत को पूरा करना चाहता हो। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर वह उसे जगाने से खुद को रोक रहा था। कुछ ही देर में उसकी सांसें गहरी होने लगी और दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस करते ही महक की आंख अचानक खुल गई। रात का कौन सा पहर था उसे अंदाजा नहीं था, मगर उसने खुद को उस हालत में पाया जहां जुबेर उस पर झुका हुआ था और अपनी जिद में उसकी दूरी मिटाने की कोशिश कर रहा था। ये समझते ही उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसने उसे हटाने की कोशिश की, मगर उसके भारी और ताकतवर वजूद के सामने वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी। जुबेर ने जैसे ही महक के विरोध को महसूस किया, वह उसकी गर्दन से चेहरा उठाकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी खुमारी थी और कमरे की हल्की रोशनी में वह नजरें और भी गहरी लग रही थी। उन नजरों का असर महसूस करते ही महक के होठ हल्के से कांप उठे। उसके लाल अनार जैसे होठों को यूं कांपते देखकर जुबेर खुद को रोक नहीं पाया और अगले ही पल उसने उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। महक को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम रही हो। उसी मदहोशी में जब जुबेर थोड़ा सा ढीला पड़ा तो महक ने अचानक उसके होठ पर जोर से काट लिया। दर्द से चौंकते ही उसकी पकड़ ढीली हुई और उसी मौके का फायदा उठाकर महक ने उसे जोर से धक्का दिया। वह फौरन बेड से उतरकर खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने गुस्से और डर से भरी आवाज में कहा कि वह इस जबरदस्ती के निगाह को नहीं मानती और जुबेर को खबरदार किया कि अगर उसने दोबारा उसे छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। जुबेर ने अपने होठों से बहते खून को उंगली से छूते हुए अजीब सी मुस्कान के साथ कहा कि ये बदतमीजी है, मगर उसे ये अंदाज पसंद आया। इतना कहकर वह फिर उसकी तरफ बढ़ा। महक को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर बालकनी पर पड़ी। वह तेजी से उधर भाग गई। ना जाने क्यों कुछ पलों के लिए जुबेर की नजदीकी में उसकी धड़कनें तेज हो गई थी, मगर अब उसके दिल में फिर वही नफरत लौट आई थी। वह बालकोनी के किनारे खड़ी कांपती आवाज में बोली कि अगर वह एक कदम भी आगे बढ़ा तो वह नीचे कूद जाएगी। ये सुनते ही जुबेर की आंखों की खुमारी पल भर में गायब हो गई। वह गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और उसे वहां से हटने को कहा,
मगर महक और जोर से चिल्लाई कि वह सच में कूद जाएगी। उसके अंदाज में ऐसा यकीन था कि जुबेर के कदम वहीं थम गए। कुछ पल बाद वह मुड़ा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही महक ने राहत की सांस ली। वह दौड़कर गई और कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। फिर वापस आकर बेड पर लेट गई। अब उसे खुद पर अफसोस हो रहा था कि वह कैसे उस पर भरोसा करके इतनी बेफिक्र होकर सो गई थी। मगर अब दरवाजा बंद था, इसलिए वह धीरे धीरे दोबारा नींद में डूब गई। उधर जुबेर पास वाले कमरे में चला गया। ये कमरा उसके बेडरूम से लगा हुआ था और उसका पसंदीदा कमरा भी था। वह धीरे धीरे चलता हुआ सामने दीवार पर टंगी तस्वीरों के पास पहुंचा। दीवार पर लगी हर तस्वीर महक खान की थी। वह एक एक तस्वीर को गौर से देखने लगा और उंगलियों से उन्हें छूता गया। फिर उसने एक तस्वीर को हल्के से चूमा और सामने रखे सोफे पर बैठ गया। कुछ देर तक वह उन तस्वीरों को देखता रहा और उसके दिल में अजीब सा सुकून उतरता गया। जिस लड़की को वह इतनी शिद्दत से चाहता था, वह अब उसके निगाह में थी। ये ख्याल ही उसे भीतर से ठंडक दे रहा था। वह सोफे से टिककर आंखें बंद कर बैठ गया और उसके सामने अतीत के सारे मंजर घूमने लगे। उसे याद आया कि ऑफिस में महक के पहले ही दिन उसकी नजरों की हिया और उसकी पाकी जंगी ने उसका दिल जीत लिया था। उसने जिंदगी में बहुत सी पर्दे में रहने वाली लड़कियों को देखा था, मगर महक की नजरों में जो मासूमियत और शराफत थी वह उसके लिए बिल्कुल नई थी। धीरे धीरे वह अक्सर उसे दूर से देखने लगा। कभी कैंटीन में बैठे बैठे वह उसकी तस्वीरें खींच लेता, तो कभी कभी मोबाइल हाथ में लेकर उसके पास जाता और दिखावे के लिए टाइपिंग करता हुआ उसे किसी काम के बहाने अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता। जैसे ही वह नजर उठाकर उसकी तरफ देखती, वह उस पल को चुपचाप अपने मोबाइल में कैद कर लेता। घर आकर वह घंटों उन्हीं तस्वीरों को देखता रहता और उसकी सुनहरी आंखों में खो जाता। वह उसके पर्दे और हिजाब की बेहद इज्जत करता था, मगर उस दिन लिफ्ट में जब उसने उसकी सांसें अटकती देखी तो उसकी जान ही निकल गई थी। वह अपनी पसंदीदा लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसे जो ठीक लगा उसने उसी वक्त किया। वह उसे सबके सामने बेहिजाब भी नहीं करना चाहता था, मगर हालात ऐसे बन गए कि बात गलत समझी गई। फिर जब अगले दिन भीड़ के सामने महक का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा तो वह अंदर तक टूट गया था। उससे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की हुई कि महक की नजरों में उसके लिए नफरत भर गई थी। आज भी वह नफरत उसे अंदर तक चुभती थी, मगर वह जानता था कि उसे समय देना होगा। वह ज्यादा जोर जबरदस्ती करके उसे हमेशा के लिए अपने से दूर नहीं करना चाहता था। इसी सोच में डूबे डूबे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह हल्की बारिश हो रही थी, जिससे मौसम और भी सुहावना हो गया था। सुबह करीब 9 बजे महक ने करवट बदलते हुए आंखें खोली और लंबी सी अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। अचानक रात का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी गर्म सांसें, अपने होठों पर उसका जुनूनी स्पर्श याद आते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झेंपते हुए खुद से बड़बड़ाया कि कितना बेशर्म इंसान है। फिर उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा, जो अब भी अंदर से बंद था। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। जुबेर सुबह ही 1 घंटा पहले जाग गया था। रात की घटनाओं और महक के बदले हुए मूड को देखते हुए उसने अपना सारा काम और बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। इस वक्त वह किचन में खड़ा अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए नाश्ता बना रहा था। उधर महक फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकली तो किचन से आती बर्तनों की खटपट सुनकर अनायास ही उसकी नजर उस तरफ उठ गई। सच तो ये था कि वह फिलहाल जुबेर के सामने पड़ना नहीं चाहती थी, मगर उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। पिछले 2 दिनों में वह फिर से वही 18 साल वाली महक बन गई थी, जिद्दी, नखरीली और हर हाल में मुकाबले में जीतने का जज्बा रखने वाली। जब वह जारा से मिली थी तब से उसके स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया था। उसके बात करने का अंदाज बदल गया था। बेवजह की जिद छोड़ दी थी। उसने खुद को किस्मत के हवाले करना सीख लिया था, मगर इस आदमी ने सिर्फ 2 दिनों में उसकी सुकून भरी जिंदगी को उल्टा पुल्टा करके रख दिया था।
उसके भीतर का पुराना जिद्दी स्वभाव फिर जाग उठा था। अब उसका दिल चाहता था कि वह उसे उतनी ही तकलीफ दे जितनी उसने उसे दी थी। कल रात की छोटी सी जीत ने उसे भीतर ही भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास दे दिया था। यही सोचते हुए वह हल्की मगरूर चाल से किचन में पहुंची। वहां जुबेर नाश्ता बना चुका था और अब कपों में चाय डाल रहा था। पीछे से कदमों की आहट सुनकर वह पलटा तो सामने वही कातिल हसीना शान से खड़ी उसे देख रही थी। एक पल के लिए जुबेर सचमुच हैरान रह गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि महक खुद कमरे से बाहर आएगी। उसने चुपचाप एक कप उठाकर टेबल पर रख दिया। उससे पहले ही महक ने कुर्सी खींची और बैठकर बिना कुछ कहे नाश्ता करना शुरू कर दिया। ये सब देखकर जुबेर को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। जिसने उसकी शादी की पहली रात को पूरी तरह उलझा दिया था, वही लड़की अब बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठी थी। वह भी चुपचाप कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया। दोनों के बीच नाश्ते की मेज पर अजीब सी खामोशी फैल गई। जुबेर समझ नहीं पा रहा था कि महक के मन में क्या चल रहा है। उसे लगा शायद उसे अपने व्यवहार का एहसास हो गया है, इसलिए वह चुप है। कुछ देर बाद नाश्ता खत्म करके महक ने चाय का कप उठाया, कोहनी टेबल पर टिकाई और धीरे धीरे चाय का घुट लेते हुए सीधे जुबेर की आंखों में देखने लगी। उस वक्त जुबेर नाश्ते का आखिरी कुरकुरा चबा रहा था। उसके इस तरह देखने से वह इतना घबरा गया कि कुरकुरा उसके गले में अटक गया। वह जोर जोर से खांसने लगा। महक ने बिना कुछ कहे कप नीचे रखा, गिलास में पानी भरा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये बदलाव जुबेर को और उलझन में डाल रहा था। कल तक वही लड़की उसके सामने रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, और आज उसका ये बदला हुआ अंदाज उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उसने पानी पीकर खांसी रोकी और थोड़ा सा संभलकर उसकी तरफ देखा। महक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने थोड़ी चिंता से पूछा। महक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वह बोली, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। उसके शब्दों में साफ तंज था। इतना कहकर वह कुर्सी पीछे धकेलती हुई उठी और बिना पीछे देखे कमरे की तरफ चली गई। जुबेर वहीं बैठा रह गया जैसे किसी पहेली में उलझ गया हो। उधर कमरे में पहुंचते ही महक के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। उसने सिर्फ अपनी नजरों से ही उसे बेचैन कर दिया था। मन ही मन उसने कहा, जुबेर मलिक, ये तो बस शुरुआत है, अभी तुम्हें इससे भी बड़े झटके देने बाकी हैं। तुम्हारी सांसें उलझा कर रख दूंगी। पिछली रात जब उसने जुबेर के चेहरे पर अपनी वजह से चिंता देखी थी, तभी उसे उसकी कमजोरी का अंदाजा हो गया था। उसे लगने लगा था कि जुबेर शायद सब कुछ सह लेगा, मगर उसका दूर जाना नहीं सह पाएगा। हालांकि वह अब भी इस भावना को सिर्फ उसकी हवस समझ रही थी। उसे ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि जुबेर मलिक तो उस दिन से उसके इश्क में कैद हो चुका था जब उसने पहली बार सिर्फ उसकी आंखें देखी थी। महक बस इस इंतजार में थी कि कब जुबेर घर से बाहर जाए और वह मौका पाकर इस घर और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाए। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुबह से शाम हो गई मगर जुबेर घर से बाहर नहीं गया। ये बात उसे अब खलने लगी थी। उसने कई बार देखा कि साथ वाला कमरा अभी भी बंद था। सुबह नाश्ते के बाद जुबेर उसी कमरे में गया था और तब से बाहर नहीं निकला था। वह बड़बड़ाई, पता नहीं कौन सा खजाना छिपा रखा है उस कमरे में। उधर जुबेर रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। उसी कमरे में बैठकर महक की तस्वीरें देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नींद खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। वह एकदम से उठ बैठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह इतनी देर तक सोता रह गया। वह तुरंत उठकर कमरे से बाहर निकला और तेजी से महक के कमरे की तरफ गया। उसे याद आया कि अगर वह सोता रहा तो शायद महक ने कुछ खाया भी नहीं होगा। वह दरवाजा खोलकर अंदर आया तो महक बेड पर लेटी हुई थी। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से वह घबराकर उठ बैठी और गुस्से से बोली, क्या हो गया? कौन सा तूफान आ गया? आराम से नहीं आया जाता क्या? मगर जुबेर ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वह बस इतना बोला, महक, तुमने खाना खाया? मैं सो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि तुम दोपहर से भूखी बैठी होगी। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। वह मुड़ने ही वाला था कि महक की आवाज फिर आई, मैंने खाना खा लिया है।
आपकी मोहताज नहीं हूँ, मेरे हाथ पांव सलामत हैं, खुद बनाकर खा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर जुबेर ने गहरी सांस ली। उसे अच्छा लगा कि उसने इस घर को अपना समझकर खुद खाना बना लिया था। वह धीरे से उसके पास आया और बेड पर उसके सामने बैठ गया। उसकी आंखों में अभी भी नींद की लाली थी, मगर जैसे ही वह बैठा, महक तुरंत सिमटकर दूर हो गई। ये देखकर जुबेर का चेहरा कस गया। कुछ पल पहले जो नरमी उसके दिल में थी, वह अचानक गुस्से में बदल गई। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई गैर नहीं। महक ने ठंडी मगर साफ आवाज में जवाब दिया, पति होंगे आप, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इस जबरदस्ती के निगाह को नहीं मानती, इसलिए मुझसे दूर रहिए। महक के दो टुक जवाब ने जैसे जुबेर के सब्र का बांध तोड़ दिया। उसने झटके से उसकी टांगें पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे बिल्कुल करीब करते हुए धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, और अगर मैं दूर ना रहूं तो, अगर इतना करीब आ जाऊं कि तुम्हारे वजूद में उतर जाऊं तो। ये कहते हुए वह उसके कान के पास झुका और उसके गले पर अपने होंठ रख दिए। महक को जैसे कुछ समझ ही नहीं आया। अगले ही पल उसने साइड टेबल पर रखा गुलदान उठाया और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारा। जुबेर, जो उस पल पूरी तरह उसमें खोया हुआ था, अचानक पीछे हट गया और सर पर हाथ रखकर हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि महक उस पर इस तरह हमला कर सकती है। उसके सर से तेजी से खून बहने लगा। इतना खून देखकर महक के अपने हाथ पांव भी कांप उठे। उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में क्या कर दिया। वह घबराकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, आई एम सॉरी जुबेर, मैं ये नहीं करना चाहती थी, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया। जुबेर का हाथ खून से भीग चुका था, मगर वह दर्द और गुस्से में गरज उठा। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं दरिंदा हूँ, जंगली हूँ, कि मैं सिर्फ तुम्हारे जिस्म का भूखा हूँ? उसकी आवाज भरा गई। तुम मेरी पत्नी हो महक, और तुमसे सुकून लेना मेरा हक है। मैंने निगाह भले ही तुमसे जबरदस्ती किया, मगर दिल से किया। फिर उसने अचानक उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटता हुआ पास वाले कमरे में ले गया। उसने दीवार पर लगे बोर्ड की ओर इशारा किया, जिस पर खूबसूरत रोशनी में मिस प्रीटी लिखा हुआ था और उसके चारों तरफ महक की तस्वीरें लगी हुई थी। जुबेर की आवाज दर्द से कांप रही थी। देखो, ये मेरी हवस, ये है मेरी दरिंदगी, यही है मोहब्बत जिसकी तुम्हारी नज़र में कोई कीमत नहीं। वह लगभग चिल्ला रहा था। 2 सालों से मैं तुम्हारे इश्क में तड़प रहा हूँ। 2 सालों से मैंने शादी से पहले तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखा, मगर मेरी मोहब्बत हवस होती तो तुम आज यहाँ मेरे सामने मेरी बीवी बनकर नहीं खड़ी होती। उसी दिन ऑफिस के कैबिन में जब तुम मेरे सामने रो रही थी, मैं तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें इज्जत से अपनाना चाहता था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महक स्तंभ खड़ी सामने लगे उस बोर्ड और तस्वीरों को देखती रह गई। इतने में जुबेर के सर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। वह लड़खड़ाया और अपने सर को पकड़कर फर्श पर गिर पड़ा। जुबेर! महक चीख पड़ी। वह भागकर उसके पास आई, उसका सर अपनी गोद में रखा और तुरंत अपना दुपट्टा फाड़कर उसके सर पर बांध दिया। फिर घबराते हुए उसका मोबाइल उठाया और एम्बुलेंस को कॉल कर दी। थोड़ी ही देर में वह एम्बुलेंस में बैठी उसे अस्पताल ले जा रही थी। वह लगातार रो रही थी। जुबेर की उखड़ती सांसें उसकी जान निकाल रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने सचमुच उसकी सांसें छीन ली है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे इमरजेंसी रूम में ले गए। कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो महक घबराकर उनकी तरफ दौड़ी। डॉक्टर, मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? वह रोते हुए बोल रही थी। डॉक्टर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, काफी खून बह गया था, मगर समय पर इलाज मिल गया। अब खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ घंटों में उन्हें होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल सकती हैं। ये सुनकर महक की सांस जैसे वापस लौटी। वह तुरंत अस्पताल के प्रेयर रूम में चली गई। उसने शुक्राने की नमाज अदा की और देर तक दुआ में अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती रही। उसे एहसास हो चुका था कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। वो ये भूल गई थी कि निगाह जैसा पाक रिश्ता अल्लाह की मर्जी के बिना नहीं जुड़ता। उसने अपने शोहर के साथ साथ अपने अल्लाह को भी नाराज कर दिया था।
कुछ देर बाद वह नमाज समेटकर उठी, अल्लाह से माफ़ी मांगी, मगर अब अपने शोहर से माफ़ी मांगना बाकी था। जब वह अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई तो जुबैर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। वह धीरे धीरे चलकर उसके पास गई और कुर्सी पर बैठ गई। कांपते हाथों से उसने उसका हाथ थामा और उस पर अपने होंठ रख दिए। जुबैर उसका नाम लेते ही उसकी हिचकियां बंध गई। दरअसल जुबैर को होश आ चुका था, मगर वह आंखें बंद किए लेटा हुआ था। महक के उस नरम स्पर्श को महसूस करते ही उसने धीरे से आंखें खोल दी। महक ने आंसुओं से भरी आंखें उठाई तो देखा कि जुबैर उसे ही देख रहा था। आज पहली बार उसने उसके चेहरे की खूबसूरती और उसकी आंखों की गहराई को महसूस किया। उसने जुबैर का हाथ अपने गाल से लगाया और रोते हुए बोली, जुबैर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा, आपकी मोहब्बत पर शक किया, मैं आपकी गुनहगार हूँ। जुबैर ने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मिस प्रीति, कितनी बार समझाना पड़ेगा कि अपनी इन खूबसूरत आंखों पर जुल्म मत किया करो। महक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, तो आपने मुझे माफ़ कर दिया? जुबैर हल्के से मुस्कुराया, माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुमने मुझे अपना शोहर मानकर उल्टा मुझ पर एहसान किया है। उसकी इस नरमी और मोहब्बत से महक और भी शर्मिंदा हो गई। उसने झुककर पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसके गाल को। जुबैर ने मुस्कुराते हुए कहा, उफ मिस प्रीति, क्या चाहती हो? मैं यहीं अस्पताल के बेड पर तुम्हें बाहों में भर लूं? महक खिलखिलाकर पीछे हट गई। जुबैर भी शरारत से बोला, वैसे अगर ये गुलदान सर पर खाने से मुझे अपनी बीवी की मोहब्बत मिलनी थी तो ये गुलदान जो मुझे शादी की पहली रात ही मार देना चाहिए था। ये सुनकर महक हंस पड़ी। उसकी हंसी देखकर जुबैर ने दिल ही दिल अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 2 दिन बाद जुबैर अस्पताल से घर लौट आया। अब वह धीरे धीरे संभल रहा था। इन 2 दिनों में महक ने उसका इतना ख्याल रखा कि खुद जुबैर भी हैरान था। उसके सर में दर्द ना बढ़े इसलिए वह उसे ज़्यादा देर बैठने तक नहीं देती थी और बार बार उसे आराम करने को कहती रहती थी। महक रात के खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि जुबैर बेड पर बैठा हुआ है। ये देखकर उसने उसे नाराज नज़रों से घूरते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि आप नहीं उठेंगे। जुबैर हल्के से मुस्कुराया और नरम आवाज में बोला, महक मेरी जान, अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, बल्कि इतनी देर लेटे लेटे अब तो पूरे जिस्म में अकड़न सी होने लगी है। उसकी बात सुनकर महक कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप ट्रे लेकर उसके पास बेड पर बैठ गई और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी। जुबैर भी मुस्कुराते हुए एक निवाला बनाकर उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। महक ने हल्का सा इनकार करते हुए कहा, जुबैर, मैं बाद में खा लूंगी। मगर जुबैर ने उसे प्यार से टोक दिया, नहीं, आज तुम मेरे हाथों से ही खाओगी। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे को खिलाते हुए खाना खत्म किया। खाना खत्म होने के बाद महक उठकर जाने लगी, लेकिन जुबैर ने उसका हाथ पकड़ लिया। ट्रे उसके हाथ से लेकर साइड टेबल पर रख दी और उसे वापस खींचकर अपने पास बिठा लिया। आज उसे उसकी बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। जुबैर की इस हरकत पर महक घबरा गई और झिझकते हुए अपनी पलकें झुका ली। उसकी आंखों में आज कुछ अलग ही चमक थी जिसे महक ने तुरंत महसूस कर लिया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जुबैर थोड़ा और करीब आया और उसके चेहरे को हल्के से ऊपर उठाकर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। महक की धड़कनें और भी तेज हो गई। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले ही थे, उसी पल जुबैर ने अपने होठों से उसके होठों को खामोश कर दिया। उसने धीरे से उसे अपनी तरफ खींचा और दोनों बेड पर आ गए। जुबैर का स्पर्श उसे जैसे किसी अजीब सी खुमारी में ले जा रहा था और महक खुद को उसके करीब पाकर बेबस सी होती जा रही थी। जब जुबैर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो अचानक महक की हल्की सी घबराई आवाज उसके कानों में पड़ी, जुबैर, आपने मेरी तस्वीरें कब बनाई थी? वह असल में उसका ध्यान भटकाना चाहती थी क्योंकि उसकी मजबूत काया देखकर वह एक पल को सहम सी गई थी। जुबैर ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसके कान के पास धीरे से कहा, ये वक्त इन बातों का नहीं है मिस प्रीति।
आज मैं तस्वीरों की नहीं बल्कि उस लड़की की बात करना चाहता हूँ जो उन तस्वीरों में है। आज मैं उसे अपने दिल और अपनी बाहों में समेट लेना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर दूर सोफे की तरफ फेंक दी और महक को अपने करीब समेट लिया। अब वह पूरी तरह उसके घेरे में थी। उसके कोमल स्पर्श और करीब आती सांसों ने महक को जैसे मदहोश कर दिया था। उसकी बंद होती आंखें और कांपती सांसें सब कुछ बयां कर रही थी। कुछ ही पलों में दोनों की धड़कनें एक ही लय में चलने लगी। उस रात खिड़की के बाहर चांद भी जैसे शर्माकर बादलों के पीछे छिप गया था और अंत में जुबेर मलिक अपने मनपसंद लड़की के तन और मन दोनों को अपना बना चुका था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपना प्यार जरूर दिखाएं। ऐसे ही और दिलचस्प और रोमांटिक कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम जल्द ही आपके लिए एक और नई और खूबसूरत कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।